नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में निबंध सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, पिछले 3 वर्षों से जो निबंध के टॉपिक पूछे जा रहे हैं, यदि उन पर विचार किया जाए तो देखिए कैसे निबंध है, देखिए मुद्दे कैसे पूछे जा रहे हैं कि यह जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है वह समाज के लिए भी श्रेष्ठ होगा। जो व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है वह समाज के लिए भी श्रेष्ठ होगा। देखिए मुद्दों को पूछा गया है कि जो समाज अपने सिद्धांतों पर विशेषाधिकारों को महत्व देता है वह दोनों से हाथ धो बैठता है। पूछा गया है कि हर्ष कुछ और नहीं, कृतज्ञता का प्रकाशन है। पूछा गया है एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से चालित होना चाहिए। दोस्तों, पूछा गया है आधुनिक समाज में नारी की परिपूर्णता कपोल कल्पित है। दोस्तों, पूछा जा रहा है निबंध कि बेशक यथार्थ आदर्श को नियंत्रित कर सकता है, परंतु हूबहू यथार्थ आदर्श नहीं हो सकता। दोस्तों, पूछा जा रहा है निबंध कि सिर्फ रूढ़िवादी नैतिकता से हम जीवन को चालित नहीं कर सकते। पूछा जा रहा है निबंध कि अतीत जीवन का आयाम है, और कुछ ऐसे और टॉपिक हैं, यदि उन पर विचार करें तो आप देखें इस प्रकार के मुद्दे पूछे जा रहे हैं। यदि मैं इनको पढ़ के सुनाऊं तो देखिए, हम मानवीय मूल्यों का तो सामना कर सकते हैं किंतु प्राकृतिक मूल्यों का सामना नहीं कर सकते। राष्ट्र के भाग्य का निर्माण कक्षाओं में होता है। विवेक सत्य को खोज निकालता है। मूल्य वे नहीं जो मानवता के हों, बल्कि मूल्य वैसे हों जो मानवीय जीवन के लिए आवश्यक हो। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि अब निबंध क्या सिर्फ इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन ऐसे विषयों की जानकारी से लिखा जा सकता है? बिल्कुल, इन विषयों की जानकारी आवश्यक है। बिना इनके तो आप आईएएस बन ही नहीं सकते। जीएस का मतलब ही है कि इन विषयों को जानें। परंतु जैसा कि विगत कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि लिटरेचर को एज ए ऑप्शनल ऐच्छिक विषय के रूप में प्रतिष्ठा मिलती जा रही है, उसे विशेष स्थान प्राप्त होता जा रहा है। अति अंकदायी विषय कह लें या सफलता देने वाला विषय कह लें, तो लिटरेचर के पार्ट्स को, लिटरेचर के एरियाज को बहुत महत्व दिया जा रहा है। झारखंड पीसीएस वगैरह में तो सबको अनिवार्य रूप से लिटरेचर पढ़ना ही है। यदि आप आईएएस और अन्य पीसीएस, यूपी पीसीएस वगैरह में भी देखें तो न केवल सफलता के लिए लिटरेचर आवश्यक है, बल्कि जो आप निबंध लिख रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं लिटरेचर का पार्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब इसका अर्थ मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको छोड़ छाड़ करके लिटरेचर ही लेकर के शुरू हो जाए, ये जरूरी नहीं। हाँ, लिटरेचर लेकर के पढ़ना फायदेमंद जरूर है दोस्तों, लेकिन एक चीज शर्तिया है कि निबंध लेखन में अब हूबहू लिटरेचर की पंक्तियों को दिया जा रहा है। जैसे जो लोग थोड़ा बहुत साहित्य जानते होंगे तो उन्हें नवजागरण परक चेतना की समझ होगी। दोस्तों, नवजागरण परक चेतना कुछ और नहीं, अतीत से प्रेरणा है। अतीत को स्वर्णिम मानकर अतीत के प्रति पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण या अतीत के प्रति मोहाविष्ट, उस अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को संशोधित करने का दृष्टिकोण सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद या नवजागरण परक चेतना है। इसलिए अब निबंध देखिए पूछा जा रहा है कि अतीत जीवन का
अनिवार्य आयाम है। आप चाहे मार्क्सवादी, वामपंथी, चाहे आप राष्ट्रवादी, पुनरुत्थानवादी, एक चीज तो आप दोनों स्वीकार करते हैं। राष्ट्रवादी यह कहते हैं कि अतीत विश्वास की वस्तु है, और वामपंथी मार्क्सवादी कहते हैं अतीत विश्लेषण की वस्तु है। यशपाल जैसे मार्क्सवादी ने लिखा कि हम अतीत का मनन और मंथन भविष्य का संकेत पाने के लिए करते हैं। इसका अर्थ यह तय है कि बिना अतीत को जाने आप अपने वर्तमान और भविष्य को ठीक नहीं कर सकते। वस्तुपरक दृष्टिकोण कुछ और नहीं, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच तुलना है। और इसी बात को साहित्य में यदि गुप्त जी जैसे रचनाकार लिख गए, हम कौन थे अतीत, क्या हो गए वर्तमान, और क्या होंगे अभी भविष्य, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। तो जरा समझिए, साहित्य के मुद्दों को हूबहू निबंध का विषय बनाया जा रहा है। जरा समझिए, एक शब्द है निरर्थकता बोध, एब्सर्डिटी। उससे जुड़ते कुछ और शब्द हैं, मैं आपको उधर ले जाना चाह रहा हूं। सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोग, कामकुंठा, विकृत यौन मानसिकता। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो समाज अतीत से कट गया हो, जिसका अतीत ज्ञात नहीं हो, तो अतीत से कटा हुआ समाज भविष्य को लेकर के भी अनिश्चित रहता है, और ऐसे समाज का वर्तमान हर हाल में निरर्थक होता है, डमाडोल होता है। वर्तमान का कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होता है, इसीलिए ऐसे लोग निरुद्देश्य, निरर्थक, निरुद्यम, यानी बिना किसी मतलब के, बिना किसी काम धाम के भटकते रहते हैं। तो खाली दिमाग शैतान का। तो शैतान खोपड़ी में कैसी चीजें बसेंगी? यौन विकृत मानसिकता, काम कुंठा। ऐसे लोग फिर फ्रायड को महत्व देंगे। ऐसे लोग अवचेतन मन की काम कुंठाओं को महत्व देंगे, जो जितना मन करे भोग चलो, उन्मुक्त भोगवाद। इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि समाज का अतीत स्पष्ट हो। जो समाज अतीत से जुड़ा होता है, भविष्य के सपने देखता है, उसका वर्तमान सार्थक होता है। इसलिए हम भारतीय समाज के लोग एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं पिछले कदम की ओर भी ध्यान रखते हैं कि हमारा अतीत कैसा था, और तब हम अतीत में झांकते हैं। अब यदि मार्क्सवादियों की बात ले लें, वामपंथियों की, तो कहते हैं कि अतीत का कोई भी कालखंड इतना स्वर्णिम नहीं था। ठीक है, दोष वहां भी थे, कमियां थीं, परंतु उसी अतीत से हम चालित हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अतीत को नकार रहे हैं, अपनी आस्थावादी मूल्यों को हम उन्हें तिरस्कृत कर रहे हैं, उनकी अवज्ञा कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम विज्ञान प्रेमी हैं, हम सोचते हैं हम संविधान प्रेमी हैं। अरे हमारा तो संविधान ही अतीत के मूल्यों से चालित है। हमारा संविधान कभी धर्म विरोधी नहीं है। हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, याद रखिए। धर्म छोड़ने की बात नहीं करता है। यहां धर्म कर्तव्य है, और हमारा अतीत हमें कर्तव्य सिखाता है। इसलिए संविधान में भी मूल कर्तव्य की चर्चा है। व्यक्ति यदि अपने धर्म को समझे तो वह मूल कर्तव्यों का पालन करेगा। समाज यदि अपने धर्म को समझे तो मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। इसलिए संविधान में व्यक्ति का धर्म, मूल कर्तव्य का पालन, समाज या राज्य का धर्म, मूल अधिकारों की रक्षा, नीति निदेशक तत्वों का पालन। तो जब हमारे संविधान में हमारा अतीत झांक रहा है, धर्म और आस्था के मूल्य झांक रहे हैं, तो हम और आप कौन होते हैं उन्हें गाली देने वाले? इसलिए अतीत के प्रति सकारात्मक, याद रखिए, एक और निबंध पूछा गया, हम सिर्फ रूढ़िवादी नैतिकता से नहीं जी सकते,
आंखें बंद करके अतीत में आस्था रखने की सलाह नहीं दी जा रही है। आंखें खोलकर विश्वास ही नहीं, विश्लेषण भी करें। आपके पास एक तार्किक क्षमता भी हो ताकि आप समझ सकें। और तब याद रखिए, निबंध पूछा गया है कि मूल्य वे नहीं जो मानवता के लिए हैं, मूल्य ऐसे होने चाहिए जो मानव जीवन के लिए आवश्यक हो। अतीत के बहुत से ऐसे मूल्य हैं जिन्हें हमने मानवीय कहा, जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उपकार, पर पीड़ा या दूसरे की पीड़ा को समझना, नारी सम्मान, मानवीय मूल्यों की रक्षा, एक दूसरे के हितों की रक्षा, मीठी वाणी बोलना, किसी को आहत नहीं करना, संयुक्त पारिवारिक मर्यादा को समझना, कृषि ग्रामीण मूल्यों को समझना, ऐसे कई हमारे मानवीय मूल्य हैं। क्या हम उन मूल्यों में आज की वैज्ञानिक आस्था को नहीं जोड़ सकते? इसलिए अतीत जीवन का आयाम है, किंतु सिर्फ रूढ़िवादी नैतिकता को लेकर हम नहीं चल सकते। यदि हम उस अतीत में रूढ़िगत मूल्यों में वैज्ञानिक मूल्यों को भी जोड़ दें, तब होगा अतीत के प्रति आस्था का रखना, किंतु तर्कगत आस्था रखना। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अतीत को विश्वास और विश्लेषण दोनों ही अर्थों में लिया जाए, ना कि अतीत को अस्वीकार किया जाए। यदि हम अतीत को अस्वीकार कर देंगे तब तो अपने माता पिता, अपनी वंशावली को भी अस्वीकार करना होगा। भारत का एक अतीत रहा है, आप उसे समृद्ध माने या न माने, किंतु रहा है। उस अतीत की संघर्ष गाथा वैश्विक इतिहास में दर्ज है, और विश्व के इतिहास में कहीं ना कहीं भारत पर आक्रांताओं ने आक्रमण किए, भारत ने कहीं आक्रमण नहीं किया। इस बात का यह प्रमाण है कि हम समृद्ध भी थे, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो दोस्तों, पहली बात कि अतीत कहीं ना कहीं जीवन का आयाम है। दूसरी बात, अतीत की सिर्फ रूढ़िगत नैतिकता मत अपनाइए, बौद्धिक नैतिकता को भी अपनाएं। और अब तीसरी बात समझिए कि अतीत को सिर्फ आंख बंद करके नहीं, बल्कि विश्लेषण के साथ भी अपनाएं। और चौथी बात कि सिर्फ उन मूल्यों की रट नहीं लगाएं जिनको हम पुस्तकीय मूल्य के रूप में देखते हैं कि भाई ऐसा जरूरी है, लेकिन याद रखिए उनमें से लगभग 80% मूल्य ऐसे रहें जिनको हम आज भी याद करते हैं, उन्हीं से हम चालित हैं, उन्हीं से हम जीवित हैं। क्या जरूरत पड़ गई होगी कि हमारे साहित्यकारों ने, हमारे दार्शनिकों ने, हमारे विचारकों ने इन भावों को, इन मूल्यों को रखा होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व भावना, क्या आवश्यकता पड़ी होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कहीं ना कहीं अतीत के मूल्य हमारे लिए जीवंत रहें, परंतु आवश्यकता है कि आज की मानवता के लिए अगर कुछ मूल्य और चाहिए तो दोनों का सामंजस्य हो। इसलिए निबंध की पंक्तियां देखिए, रूढ़िगत नैतिकता में बौद्धिक नैतिकता भी चाहिए। इसलिए निबंध की पंक्ति देखिए, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से चालित हो, दोनों का सामंजस्य जरूरी है। हमारे साहित्यकार कबीर जैसे रचनाकार ज्ञान मार्गी थे, ज्ञानाश्रयी कहलाए। ये संत ज्ञान मार्गी होने के कारण ही संत थे। इन्होंने परम सत्य के ज्ञान को पा लिया था कि एक ही सत्य है, ब्रह्म सत्य। लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी, मैं आपको हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा रहा हूं, याद रखिए, यह विशुद्ध निबंध लेखन की भावनात्मक ऊर्जा है, निबंध लेखन की प्रेरणा है, उसके लिए समिधा है, उसके लिए सामग्री है कि कबीर जैसे रचनाकारों ने ज्ञानमार्गी, ज्ञानाश्रयी होने के बाद भी, ज्ञानी होने के बाद भी प्रेम को महत्व दिया और कहा 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यदि उन्होंने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, तो इसमें एक भाव छिपा हुआ है
कबीर शास्त्रों को जलाने की बात नहीं कर रहे हैं। कबीर ये नहीं कह रहे हैं कि ज्ञान को खत्म कर दीजिए, क्योंकि कबीर तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान को खत्म कर ही नहीं सकते। माया का निषेध ज्ञान से ही उन्होंने किया। तो फिर ऐसे संतों ने ज्ञान में प्रेम के सामंजस्य की बात की। शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों ने कहीं ना कहीं प्रेम तत्व को समझा। उनका दर्शन वेदांत का ज्ञानवाद था, लेकिन उस वेदांत में अद्वैत है, सबके बीच एकता, समानता, ये प्रेम। अब दोस्तों, निबंध के मुद्दों को देखते जाएं। जैसा कि आपको कल भी बताया था कि एक शीर्षक को जानने का अर्थ आप कई शीर्षक को समझने लगती है। हर्ष से भरा हुआ जीवन कृतज्ञ होता है। निबंध है कि जो व्यक्ति हर्षित होता है, या हर्ष का प्रकाशन ही कृतज्ञता का प्रकाशन है। कृतज्ञता कहते हैं किए हुए उपकारों को मानना। कृतज्ञता का अर्थ, कृतज्ञ का अर्थ जो उपकारों को न माने। प्रकृति की उपादेयता, समाज की उपादेयता, हमारे पूर्वजों की उपादेयता, अतीत की उपादेयता। जब प्रकृति, समाज, मानवता, अतीत, धर्म, आस्था, विज्ञान, इन सभी उपादेयताओं के प्रति आप कृतज्ञ होंगे, तो कृतज्ञ होने का अर्थ ही है कि व्यक्ति हमेशा दूसरे के उपकार को मानेगा, उसके प्रति विद्रोह का भाव नहीं रखेगा। आतंक, नक्सलवाद, अलगाववाद जैसी समस्याएं कब जन्म लेती हैं? विद्रोह के कारण, असंतोष के कारण। लेकिन जहां असंतोष ही ना रहे, अर्थात आप किए हुए उपकारों को मानते हैं। व्यक्ति यदि संविधान के प्रति कृतज्ञ हो, व्यक्ति यदि धर्म के प्रति, समाज के प्रति, सरकारों के प्रति कृतज्ञ हो, उसमें कृतज्ञता का भाव हो, तो समाज से अराजकता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आतंकवाद जैसी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। हमारी आपकी समस्या यह है कि हम लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, और फ्रस्ट्रेशन में इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हम अतीत से कट गए हैं। तो बोलिए मेरे साथ, जो अतीत से कट गया हो, जिसका भविष्य निश्चित न हो, तो उसका वर्तमान निरर्थक होता है। और ऐसे निरर्थक लोग सब कुछ को चीड़ फाड़ देने की कोशिश करते हैं। फ्राइडवादी आस्था, फ्राइडवादी विचार लेकर के घूमते हैं। नहीं मानता तो मत मानो, मैं संविधान में विश्वास नहीं करता। हम कहते हैं कि मैं धर्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन संविधान में विश्वास करता हूं। तो भाई, ये तो भारी मूर्खता है, क्योंकि संविधान भी धर्म से ही चालित है। संविधान सिखाता है मनुष्य के धर्म को, संविधान सिखाता है समाज के धर्म को, व्यक्ति के धर्म को। तो हम कहते हैं कि भाई, मैं धर्म में आस्था नहीं रखता, किंतु संविधान में रखता। याद रखिए, धर्म भी आचार संहिता को महत्व दे रहा था, और संविधान भी आचार संहिता को। हाँ, तब यह ध्यान रखना होगा कि धर्म के कुछ मूल्य ऐसे तो नहीं जो जीर्ण शीर्ण हो, रूढ़िगत हो, अमानवीय हो। देखिए निबंध की पंक्तियां, मूल्य वे नहीं जो मानवता कहलाएं, बल्कि मूल्य ऐसे हों जो मानव जीवन के लिए आवश्यक हो। तो एक अच्छा जीवन जो प्रेम से प्रेरित हो, ज्ञान से चालित। दो आंखें, इन्हें खोल के रखना होगा, समझना होगा हमें, और तब जाकर के ये बातें समझ में आएंगी। जो लोग कहते हैं कि संविधान तो धर्म को नहीं मानता, इसका अर्थ वो संविधान को भी नहीं समझते। और जो लोग ये कहते हैं कि धर्म बड़ा है देश से, संविधान से, वो धर्म को भी नहीं समझते। क्योंकि धर्म का अर्थ ही है मानव मात्र की रक्षा। धर्म का अर्थ ही है पशु तुल्य गुणों से ऊपर उठना, अवगुणों से मुक्त होना। क्योंकि मनुष्य और पशु में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम। भोजन से, नींद से,
डर भय से और सेक्स से, काम से। मनुष्य और पशु एक जैसे हैं, तो फिर अंतर क्या है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को पशु से अलग करती है। तो फिर ये धर्म है क्या? संवैधानिक मूल्यों का पालन, आचार संहिता का पालन, समाज के मूल्यों का पालन। इसलिए देखिए निबंध का टॉपिक पूछा हुआ है, ये 3 साल के निबंध के मुद्दे हैं दोस्तों। पूछा हुआ है कि जो व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है वह जरूरी नहीं समाज के लिए श्रेष्ठ हो। व्यक्ति हमेशा अपने लिए क्या चाहता है? हमेशा चाहता है कि वह स्वच्छंद रहे, आजाद रहे, उन्मुक्त रहे। तो याद रखिए, व्यक्ति जब जब आजाद हुआ, जब जब स्वच्छंद हुआ, तब तब अमर्यादित हुआ। और व्यक्ति यदि अमर्यादित हो जाए तो समझिए अनुशासन भंग होगा। व्यक्ति यदि उदंड हो जाए, अनुशासन रहित हो जाए, तो पूरा समाज अनुशासन से रहित होगा। ऐसे समाज में व्यवस्था नहीं रह जाएगी। व्यवस्था का खत्म होना ही अराजकता है। तो दोस्तों, अतीत के समाज का नियामक धर्म था, वह भी विधायिका का काम करता था, विधान बनाने का। और आज का संविधान, उसमें विधान जुड़ा हुआ है, विधि, नियम, कानून। तो संविधान ना तो विज्ञान का विरोधी है, ना धर्म का विरोधी है। संविधान ना तो प्रेम के विरोध में है, न ज्ञान के विरोध में। आपको किसने बता दिया कि मैं सिर्फ संविधान में आस्था रखता हूं, धर्म में नहीं? एकदम गलत। अपने आप को करेक्ट कीजिए, वरना अंक बिल्कुल कट जाएंगे। याद रखिए, भारतीय समाज एक हाथ में धर्म की आस्था यानी मानवता को लेकर, दूसरे हाथ में विज्ञान, तीसरे हाथ में संविधान को लेकर, यानी हृदय में संविधान, माफी चाहता हूं, हाथ तीसरा नहीं है। तो एक हाथ में धार्मिक आस्था, मानवता, दूसरे हाथ में विज्ञान, प्रगति के प्रति दृष्टिकोण, और हृदय में संविधान, मूल्यों की रक्षा। इसे लेकर ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए अब नारा बदल रहा है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। बात को समझिए। तो जब आप संविधान को मानेंगे तो अपने आप देश से प्रेम होगा। इसीलिए यदि संविधान श्रेष्ठ है तो हर हाल में देश भी श्रेष्ठ है। और जो लोग संविधान और देश को श्रेष्ठ मानेंगे वो मानव धर्म को भी समझेंगे। उनके दिलों में कहीं से घृणा नहीं होगी, क्योंकि पंक्ति देखिए, हर्ष कृतज्ञता का प्रकाशन है। जो खुश होंगे वो कृतज्ञ होंगे, उपकारों को मानेंगे। और जो देश, संविधान, समाज, अतीत, मानवता, धर्म सभी उपकारों में आस्था रखेंगे, वो कभी भी आतंक के रास्ते पर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के हृदय में प्रेम बसेगा। और जहां प्रेम है वहां आतंक के लिए कहां जगह। अब देखिए निबंध के मुद्दे, चाहे आतंकवाद पर लिखें, नक्सलवाद पर लिखें, प्रेम पर लिखें, बंधुत्व पर लिखें, वैश्विक उदारता पर लिखें, आप विज्ञानवादी समस्याओं पर लिखें, विज्ञान चमत्कार या अभिशाप, गुट निरपेक्षता पर लिखें, या ये जो पंक्तियां दी गई हैं, क्या आपको लग नहीं रहा है कि सभी पंक्तियां मिलती जुलती हैं? दोस्तों, निबंध का कोई शीर्षक पैदा नहीं होता। निबंध की ये पंक्तियां हमारे विचारकों की पंक्तियां हैं, उनके थॉट्स से निकली हुई, उनके दर्शन से निकली हुई पंक्तियां। और दर्शन कुछ और नहीं, समाज को देखना, समझना, विचार करना और तब कहना। जिले कबीर कहते हैं, तू कहता कागद लेखी, मैं कहता आंखें न देखी। तो जिसे समाज को देखने, जानने, पहचानने की जिसमें क्षमता है, वही दार्शनिक होता है। और तब मूल्य वो नहीं जो व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है। व्यक्ति के लिए जो श्रेष्ठ होगा वह समाज के लिए श्रेष्ठ नहीं होगा। यानी समाज के नियमों के पालन में व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ कष्ट होता है। इस कष्ट को ही मर्यादा कहते हैं।
इस कष्ट को ही नैतिकता का पालन, आचार संहिता का, कोड ऑफ कंडक्ट का, संवैधानिक मूल्यों का पालन कहती है। क्योंकि याद रखिए, नियमों के पालन से, मर्यादा आचार संहिता के पालन से कहीं ना कहीं व्यक्तिगत त्रासदी उत्पन्न होती है। राम ने जीवन भर मर्यादा का पालन किया, इसीलिए उनका व्यक्तिगत जीवन पीड़ा और त्रासदी का शिकार रहा। राम कथा मर्यादा के पालन से उत्पन्न व्यक्ति की त्रासदी की कथा है। राम समाज की रक्षा को पहले देखते हैं। आवश्यकता पड़ी तो पत्नी को भी वनवास दे दिया। राम राष्ट्र की रक्षा को पहले देखते हैं, समाज की रक्षा को। आवश्यकता पड़ी तो खुद वनवास चले गए। पुत्रों के खिलाफ सरासन तानना पड़ा, अस्त्र शस्त्र उन्हें उठाने पड़े। इसलिए याद रखिए कि मूल्य जिसे व्यक्ति चाहता है, वास्तव में वो मूल्य नहीं, मूल्य तो समाज के होते हैं। और यदि आप समाज के मूल्यों से नहीं जुड़ पाए, आप सामाजिक नहीं हैं, तो फिर आप तो अरस्तु को भी नहीं मानते जो कहता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देख रहे हो दोस्तों, निबंध के सभी मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आइए एक दो बातें और। हालांकि कल के मुद्दे में हम लोग बाजारवाद और नारी पहले टॉपिक से शुरू करेंगे। आपको लगता है क्यों पूछा जाता होगा बाजारवाद और नारी, या पूछा भी गया है? आज नारी की परिपूर्णता की कल्पना कपोल कल्पना बनकर रह गई है, क्योंकि आज की नारी बाजारवादी चकाचौंध को सिर्फ आजादी मानती है। उसे लगता है कि घर परिवार ये सब बंधन है, इसलिए वह विवाह नहीं करना चाहती, परिवार को बंधन बोझ मानती है। तो मान लीजिए हर नारी यदि शादी न करे तो, विवाह नहीं करे तो, घर परिवार नहीं, बाल बच्चे नहीं, तो फिर समाज भी नहीं रहेगा, संसार अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, चाहे पुरुष हो या नारी, दोनों को सामाजिक मूल्यों की रक्षा करने की आवश्यकता है। और यदि नारी बाजारवादी मूल्यों के चकाचौंध में फंस जाए, उसे लगे कि मैं जो चाहूं जो करूं वह बेहतर है, तो याद रखिए, नारी जब जब स्वच्छंद होगी, तब तुलसी जैसे संत रो पड़ते हैं, जिन्हें स्वतंत्र हो ही बिगड़ही नारी। तुलसी जैसे संत नारी विरोधी नहीं है। उन्होंने तो यहां तक लिख दिया कि बिन घर नी घर भूत का डेरा। उन्होंने तो यहां तक लिख दिया, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, पुरुष नारी के बिना अनाथ है। तो फिर नारी को चाहिए क्या? नारी कुशल गृहिणी भी हो, नारी खूब पढ़े लिखे भी, नारी पायलट भी बने, नारी देश भी चलाए। देश तो तब चलाएगी जब शादी ब्याह करके बाल बच्चों को भी जन्म देगी। लेकिन आज का बाजारवाद, आज का उपभोक्तावाद, आज का यंत्रवाद नारी को कहता है कि तुम 30-35 साल तक विवाह मत करो। आप कई फिल्में देखे होंगे, फैशन जैसी मूवी और भी फिल्में, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराया जा रहा है कि तुम इस समय तक शादी नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से बच्चे नहीं पैदा कर सकती। तो जब नारी पर रोक लगाएगा बाजारवाद, तो शादी तो नहीं करेगी, लेकिन व्यभिचार का जन्म होगा। याद रखिए। इसीलिए व्यक्ति जो अपने लिए मूल्य चाहता है, वो वास्तव में मूल्य नहीं, वो स्वच्छंदता है। तो मानव जीवन की रक्षा के लिए जो मूल्य हैं, उनका पालन आवश्यक है। नारी पढ़े लिखे, स्वतंत्र हो, सुशिक्षित हो, स्वनिर्भर हो। स्वनिर्भर होगी, नौकरी चाकरी करेगी, विशेषाधिकार को प्राप्त करेगी, तो स्वनिर्णय भी ले सकेगी। और जब वह निर्णय लेने लगेगी, तो अपने आप उसकी पराधीनता खत्म हो जाएगी, घरेलू हिंसा से मुक्त होगी। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि निर्णय ऐसे ले फालतू के कि विवाह तो बंधन है, परिवार बोझ है। याद रखिए, अतीत जीवन का आयाम है। देखिए, अब मैं शीर्षक जोड़ रहा हूं, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित, ज्ञान से चालित हो। याद रखिए दोस्तों, बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? देखिए, इन सभी शीर्षक को अब आप एक साथ जोड़ सकते हैं कि व्यक्ति के लिए जो श्रेष्ठ है
वो जरूरी नहीं समाज के लिए श्रेष्ठ हो। जोड़िए, वास्तव में हर्ष कुछ और नहीं, कृतज्ञता का प्रकाशन है। समाज, धर्म, राष्ट्र, संविधान, मानवता, यदि इन सभी मूल्यों के प्रति आप कृतज्ञ हैं, यदि उनके प्रति मन में संतोष का भाव है, तो हर्ष होगा। और जहां हर्ष है, जहां प्रेम है, वहां सम्मति है, और जहां सम्मति है वहां समृद्धि है। इसीलिए दोस्तों, अतीत जीवन का आयाम है, उस अतीत में प्रेम है, आस्था है, मानवता है, लेकिन सिर्फ रूढ़िगत अतीत नहीं, उसमें बौद्धिकता की भी आवश्यकता है, यानी प्रेम और ज्ञान दोनों के सामंजस्य की आवश्यकता है। तो देखिए निबंध कैसे जुड़ता है। दोस्तों, हम कल के वीडियो में देखेंगे पहला शीर्षक बाजारवाद, नारी और प्रकृति, यानी प्रकृति पर्यावरण के मुद्दे को, नारी सशक्तिकरण के मुद्दे को। इन दोनों में से एक पक्का आता ही आता है हर साल। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।